जय हिंद दोस्तों। तो आज वो समय आ गया जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और मैं भी कर रहा था कि हर एक चैप्टर को 40 मिनट या उससे भी कम टाइम में करेंगे हम और अच्छे से करेंगे। उसमें उसके पीवाईक्यू भी इंक्लूड होंगे और सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट और पॉइंट इंक्लूड होंगे। तो ये जो सीरीज है इससे आपका सबसे पहले तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा क्योंकि आप सबसे कम टाइम में ये कर रहे होंगे, उसके साथ साथ में क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे। तो पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे फिर क्वेश्चन समझेंगे। अगर अभी आपके 0 मार्क्स भी आ रहे हैं या फिर 5-10 मार्क्स भी आ रहे हैं तो आप इन चीजों को करके आराम से 100 या 120 तक पहुंच सकते हैं। आप ये वीडियो देखिए, आज का वीडियो देखिए। अगर आपको पसंद नहीं आता है या आपसे सवाल नहीं बनते हैं इस चैप्टर के तो आज के बाद ये वीडियोस मत देखना, इतनी मैं गारंटी ले रहा हूं। लेकिन यार इस वीडियो पे अगर आपको पसंद आए ना तो 1 के लाइक तो बनते, क्योंकि इसके लिए काफी मेहनत की है। तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ रहे होंगे, तो ये यूनिट एंड डायमेंशन अपन पहला चैप्टर लेंगे। इससे मिनिमम 4 या 8 मार्क्स का हर साल पूछा जाता है। हर साल 4 या 8 मार्क का 2020 में 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन अपन एरर्स किसी और दूसरे चैप्टर में लेंगे तो उसको हटा देते हैं। फिर भी 4 या 8 मार्क्स आप इससे इजीली सिक्योर कर सकते हो। तो इस चैप्टर में हम क्या क्या कर रहे होंगे, सबसे पहले तो सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे इस पूरी सीरीज में। फॉर्मूला रिवीजन करेंगे जितने भी फॉर्मुलाज होंगे। पीवाईक्यू सॉल्यूशन करेंगे विद कॉन्सेप्ट कि कौन से, अपन नॉर्मल सवाल नहीं करेंगे दोस्त। सब लोग क्या करते हैं, सीधा सवाल करते हैं। मैं पहले आपको बोलूंगा कि अप्रोच लगाओ कि ये सवाल किस तरह हो सकता है। आप अपने तरीके से ट्राई करो, अगर नहीं होता है तो फिर मैं बताऊंगा। और उसके अलावा आपको फॉर्मूला शीट और नोट्स जो है टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। आपको ये नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छी तरह सुनिए और कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स उनको ऐड कर लीजिए। बाकी सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। अब भाई आप ही तो बोलते हो कि दूसरे के नोट्स यूज नहीं करने, लेकिन ये नोट्स आपने बनते हुए देखे हैं तो आप इनको रेफर कर सकते हो। वो रेफर नहीं करते हैं जो आपने बनते हुए देखे नहीं है, किसी और से लिए हैं, लेकिन ये आप बनते हुए देख रहे हो तो आप इजीली, नीचे टेलीग्राम की लिंक है, टेलीग्राम पे जाके वहां पे ले सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। अब इस चैप्टर में अपन क्या क्या कवर करेंगे दोस्त, मैं एक चीज बताता हूं आपको। अगर अपन को रोड पता होता है ना कि इस रोड से अपन दिल्ली जा रहे हैं या मुंबई जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, तो जाना काफी आसान होता है। जब पता होता है ना आगे कौन कौन से क्या क्या आएंगे तो काफी इजी रहता है। तो अगर अपन पहले से ही देख लेते हैं कि इस चैप्टर में अपन क्या क्या कवर करने वाले हैं तो जब आगे पढ़ेंगे तो थोड़ा इजी रहता है। तो दोस्त इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले अपन फिजिकल क्वांटिटीज, उसमें कौन कौन सी है, फंडामेंटल, डिराइव्ड और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, इन तीनों की अच्छी तरह बात करेंगे, इनके ऊपर कैसे क्वेश्चंस आते हैं। फिर यूनिट एंड डायमेंशन एक चैप्टर है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या होता है इनके अंदर डिफरेंस, वो अपन देखेंगे। इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चंस आता है, काफी तो नहीं लेकिन कभी कभी इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। डायमेंशंस की जरूरत क्यों है और कैसे डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको डायमेंशन निकालना नहीं आता है ना तो यार ये आप वीडियो अच्छी तरह देख लो, आपको पूरा डायमेंशन निकालना क्लियर हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इससे काफी बार क्वेश्चन आता है। डायमेंशनल एनालिसिस, हर साल या अल्टरनेट ईयर में यहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है, चाहे वो जेई में हो चाहे वो नीट में हो। और इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जिससे आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, सीधा ये दिख गया तो इसका आंसर ये होगा, हमें कुछ देखना नहीं है ना सोल्व करना है। और उसके अलावा पीवाईक्यू। तो चलो शुरू करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, भैया फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है पहले ये बताइए। जो फिजिक्स में जितने भी क्वांटिटीज होती है ना फिजिक्स से रिलेटेड, उन सबको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। देखो यार अपन को थ्योरी में नहीं जाना बहुत ज्यादा, जहां से क्वेश्चन आता है बस वो करेंगे और अच्छे से करके मार्क्स लेंगे अपने 4 या 8। नीट से मतलब है, हमें पीएचडी नहीं करनी है। तो जो काम की चीज है वही पढ़ाऊंगा, इतने कम टाइम में वही हो पाएगा और ये मोर देन सफिशिएंट भी होगा आप लोगों के लिए। तो फिजिकल क्वांटिटीज, जो फिजिक्स में जितने फिनोमिनाज होते हैं ना उन सबको डिराइव करने के लिए, उन सबको देखने के लिए फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। तो अपने काम की चीज क्या है भैया, इसमें अपने काम की चीज है फिजिकल क्वांटिटीज 2 होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, और एक होती है डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है भैया। ये दोनों होती है, आपने बता दिया। इन दोनों में अंतर क्या है, फंडामेंटल और डिराइव्ड में अंतर क्या है। तो दोस्त फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो किसी और से डिराइव ना हुई हो। जैसे मास है, मास को आप कहीं और से डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन मास से आप किसी और को डिराइव कर सकते हो। जैसे कि फोर्स क्या होता है, F = ma होता है। तो फोर्स को डिराइव करने के लिए मास की जरूरत पड़ी। अगर मास नहीं होता तो फोर्स कभी आ ही नहीं पाता। तो मास क्या है, मास को अपन कहीं से लाए थोड़ी है। तो मास तो होगी फंडामेंटल क्वांटिटी, लेकिन इसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, फोर्स को डिराइव कर सकते हैं। तो F = ma। इसके अलावा मोमेंटम भी आप लिख सकते हो, P = जैसे mv होता है। तो मास की जरूरत पड़ी मोमेंटम को निकालने के लिए। तो इसलिए डिराइव्ड क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, जिसके जो फंडामेंटल की सहायता से या फंडामेंटल की हेल्प से जिन क्वांटिटीज को डिराइव किया जाए उनको डिराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं। और जिनको कहीं से भी डिराइव नहीं किया जा सकता उनको फंडामेंटल क्वांटिटी कहते हैं। तो दोस्त इतना समझ में आया कि नहीं आया, हाँ कि ना बोल दो भाई, खुद से अंदर, मतलब जहां बैठे हो ना वहीं पे आप चिल्लाने लग जाओ। सीधा कॉन्सेप्ट है, चिल्लाओ, मतलब लाइब्रेरी में बैठे हो तो मन में बोल दो कि हाँ आ गया समझ में, और बोलते रहो, मेरे साथ साथ कनेक्ट करते रहो। तो ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, जिसको कहीं और से डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन उसकी सहायता से हम काफी और क्वांटिटीज को डिराइव किए सकते। जैसे मास के अलावा बताओ कुछ भैया, मास के अलावा लेंथ होता है, टेम्परेचर होता है, टाइम होता है, करंट होता है, ल्यूमिनस कांस्टेंट होता है, और क्या होता है जो अपना मोल होता है। ये सारी टोटल 7 होती है। भैया 7 कौन सी होती है जल्दी से बता दो, टाइम खराब नहीं करेंगे, हमें पता है, या जिनको नहीं पता देख लो। चलो देखते हैं भैया, बता दो। सबसे पहले लेंथ क्या है, एक
फंडामेंटल, ये टोटल 7 है, सातों के साथ फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो अपन को क्या मतलब रखना है, लेंथ और इसकी सिंबल जो ऐसा यूनिट होती है। लेंथ का क्या होता है, मीटर होता है, ठीक है भैया पता है। मास का केजी होता है, टाइम का सेकंड होता है, टेम्परेचर का केल्विन होता है। टेम्परेचर ज्यादातर आप देखोगे क्वेश्चंस में डिग्री सेल्सियस में दिया होता है, लेकिन दोस्त डिग्री सेल्सियस उसकी ऐसा यूनिट नहीं है, उसकी ऐसा यूनिट है केल्विन, तो ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रिक करंट सबको पता है एम्पियर होता है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला होता है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल होता है। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई और ये इनके सिंबल्स हो गए। ये अपन को ध्यान रखना है, जिसको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है एक बार देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता रहना चाहिए 7 कौन सी और इनके सिंबल्स क्या होते हैं। ठीक है भैया, हमें समझ में आ गया फंडामेंटल क्वांटिटी। अब डिराइव्ड क्वांटिटी, जैसा कि मैंने अभी बताया, ऐसी क्वांटिटीज जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से डिराइव करते हैं। फॉर एग्जांपल v बराबर वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो d अपॉन t। तो d डिस्प्लेसमेंट इनडायरेक्टली होता क्या है, वो लेंथ ही तो होती है कि अपन इतनी लेंथ गए, एक कार 20 मीटर लेंथ चली, तो ये होता क्या, ये तो होता है, तो l अपॉन t लिख सकते हैं। तो लेंथ और टाइम की हेल्प से अपन ने क्या किया, वेलोसिटी को डिराइव किया। तो वेलोसिटी होगी डिराइव्ड क्वांटिटी, और लेंथ और टाइम इसको कहीं और से डिराइव नहीं कर सकते, तो वो क्या होगी, फंडामेंटल क्वांटिटी। चलो भैया, हमें फंडामेंटल क्वांटिटी और डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में अच्छी तरह पता लग गया कि कौन सी फंडामेंटल होती है और कौन सी डिराइव्ड होती है। एक और एग्जांपल बता दो, जैसे मैंने अभी बताया F इक्वल्स टू m है। एक और बता दो भैया, P इक्वल्स टू mv। सारी यहीं से तो आ रही है। एक और बता दो भैया, हमें और जानना है, Q इक्वल्स टू IT, करंट इंटू टाइम, वो क्या होता है, चार्ज होता है। इसमें थोड़ा सा अलग चीज है, वो क्या है, देखो एक्चुअल में ये होता क्या है, I इक्वल्स टू Q अपॉन T होता है। तो चार्ज की हेल्प से अपन करंट निकालते हैं। तो आप बोलोगे भैया ऐसे तो चार्ज को होना चाहिए था फंडामेंटल और करंट को रहना चाहिए था डिराइव्ड, लेकिन दोस्त ये मतलब आपके काम की चीज नहीं है, लेकिन 2 सेकंड के लिए सुन लो, थोड़ा समझ में आएगा। जब बहुत पुराने के टाइम की बात है, जब काफी चीजें विकसित नहीं हुई थी, ये सिस्टम बन रहा था, तो उस टाइम पे एमीटर सबसे पहले वो हुआ था, डेवलप हुआ था। तो एमीटर डेवलप हुआ तो उससे करंट इजीली अपन मेजर कर सकते थे, इसलिए करंट को उसने ले लिया क्या, फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल में ले लिया करंट को, और चार्ज को ले लिया डिराइव्ड में। लेकिन एक्चुअल में फॉर्मूला के हिसाब से चार्ज होना चाहिए था। तो ये आपके काम की चीज नहीं है, लेकिन ध्यान में रखने होंगे। चलो भैया, हमें 2 चीजें अब अच्छी तरह समझ में आ गई कि फिजिकल क्वांटिटीज 2 टाइप की होती है, फंडामेंटल, डिराइव्ड, और उन दोनों के बारे में हमें पता है कि फंडामेंटल 7 होती है, डिराइव्ड जो फंडामेंटल से अपन डिराइव कर सकते हैं। अब सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में बताओ, ये थोड़ा कंफ्यूज करता है भैया हमें, कई बार काफी लोगों को समझ में ही नहीं आया। तो जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है ना, ये बिल्कुल सेम होती है फंडामेंटल क्वांटिटीज की तरह। एफ क्यों लिख रहा हूं फंडामेंटल क्वांटिटी को, ठीक है। तो भैया अगर सेम होती है तो सीधा फंडामेंटल में रख दो इनको अलग से सप्लीमेंट्री क्वांटिटी क्यों बोला, क्योंकि आप बोल रहे हो कि सेम होती है, तो वहीं पर रख दो, अलग से क्यों बढ़ा रहे हो। तो दोस्त, इनमें और फंडामेंटल क्वांटिटी में सेम चीज क्या है कि ये दोनों किसी और से डिराइव नहीं हो सकती। जैसे फंडामेंटल थी ना, वो कहीं से डिराइव नहीं होगी, मास होता ही है, वो कहीं और से नहीं आ सकता। वैसे ही सप्लीमेंट्री में जो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल होते हैं, ये भी कहीं और से डिराइव नहीं हो सकते। तो अलग चीज क्या है फंडामेंटल और सप्लीमेंट्री में, अलग चीज ये है दोस्त, जो ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती है, ये डायमेंशन लेस होती है, डायमेंशन लेस होती है, इनकी कोई डायमेंशंस नहीं होती यार। जो एंगल की सुना है कि एम, ये एक सवाल भी आ सकता है, पीवाईक्यू है, पिछले सालों में आया हुआ है कि कौन कौन से की वो नहीं होती, डायमेंशंस नहीं होती। तो उसमें ऑप्शन था स्ट्रेन और ये एंगल। तो स्ट्रेन और एंगल की डायमेंशन नहीं होगी, स्ट्रेन भी आपको पता ना उसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, और एंगल्स की भी डायमेंशंस नहीं होती, इसलिए इसको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में रखा गया है। जैसे वेक्टर और उसके बीच में ना स्केलर के बीच में टेंसर, वैसे ही ये चीज आती है। तो इसमें एक बार और मैं लिख देता हूं, जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है, इनकी खूब सारी डायमेंशंस होती है। इनकी तो इतनी डायमेंशंस होती है, आपकी कॉपियां सारी की सारी भर जाएगी, लेकिन इनकी डायमेंशंस कम नहीं पड़ेगी। चलो भैया, हमें समझ में आ गया, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज होती तो फंडामेंटल की तरह ही है, लेकिन ये डायमेंशन लेस होती है। चलो, अब प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, ये भी कम समझ में आता है। हमने काफी बार भैया समझने की कोशिश की है, लेकिन हमारे को समझ में ही नहीं आया। चलो कोई नहीं, मैं समझा देता हूँ। प्लेन एंगल के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। प्लेन एंगल सबसे पहले ध्यान रखिए, ये 2D होता है, मतलब 2D होता है, 3D नहीं होता है। और क्या प्लेन एंगल होता क्या है, बिटवीन 2 लाइन्स, जो 2 लाइनों के बीच में होता है ना, वो होता है प्लेन एंगल। जैसे कि भैया हमें बना के दिखा दो, जैसे कि ये रहा, ये 2 लाइनों के बीच वाला एंगल क्या हो गया, प्लेन एंगल हो गया। और एक और काम की चीज बता दो, इसमें क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी यूनिट होती है रेडियन। रेडियन, ठीक है भैया। तो प्लेन एंगल में हमें क्या याद रखना है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, नीट के अकॉर्डिंग, कि भैया ये 2D होता है, 2 लाइनों के बीच वाला एंगल प्लेन एंगल होता है, और इसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन। अब सॉलिड एंगल की बात बता दो भैया। सॉलिड एंगल 3D होता है, ठीक है भैया, 3D होता है, लेकिन ये होता किनके बीच में, आपने बताया 2 लाइनों के बीच वाला एंगल तो प्लेन एंगल हो गया, तो फिर और कौन सा एंगल आ गया जो सॉलिड एंगल होगा। दोस्त, कोई भी आपने ये तो देखा ही होगा, एक मिनट ये हटा देता हूं, आपने ये चीज तो जरूर देखी होगी, कौन या सॉफ्टी या फिर जो सर्कस में रहते हैं उनकी टोपियां, क्रिसमस वालों की, ऐसा, मतलब इस पे गौर मत करो, डायग्राम पे बस समझो क्या समझाना चाह रहा हूं, जज्बातों को समझो, चित्रों पे ध्यान कर, चित्रों पे ध्यान ना दे, जज्बातों को समझे, ठीक है। जो ये इनक्लोज्ड एरिया, जो ये बंद एरिया है, इनक्लोज्ड मतलब बंद एरिया,
जो हिंदी मीडियम वाले भी इस लेक्चर को रेफर कर सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों को अच्छी तरह समझ में आएगा, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, बस पूरा लेक्चर देखना है, ठीक है। और पसंद आए तो भाई लाइक जरूर कर देना, जितने भी ग्रुप्स में आप होना यार, बहुत मेहनत लगी है इसको, आप फैला देना। 1K लाइक का मैं टारगेट रख रहा हूं, 1000 लाइक अगर वो आया ना तो आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा, दिस इज माई प्रोमिस। लेकिन इतना तो आपको भी करना ही पड़ेगा। चलो भैया, जो इनके बीच का ये जो एंगल है, जो इनक्लोज्ड एरिया, जो बंद एरिया है, उसके बीच का जो एंगल है वो होता है सॉलिड एंगल, ठीक है भैया। इसकी यूनिट क्या होती है, इसकी अलग होती है या सेम होती है? इसकी थोड़ी सी अलग होती है, स्टेरेडियन। कभी इसके ऊपर क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन अगर आ जाए, कभी सवाल आया नहीं है, लेकिन अगर आ जाए तो पता रहना चाहिए। अब हो गया सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज के बारे में एक बार दोबारा बात कर लेते हैं। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी फंडामेंटल की तरह होती है, किसी और से डिराइव नहीं हो सकती, लेकिन ये डायमेंशन लेस होती है। दो टाइप की होती है, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल 2D होता है, सॉलिड एंगल 3D होता है। प्लेन एंगल दो लाइनों के बीच का होता है, सॉलिड एंगल जो भी इनक्लोज्ड एरिया है उसका जो एंगल होता है वो सॉलिड एंगल होता है। इसकी रेडियन होती है, उसकी स्टर रेडियन होती है। चलो ठीक है भैया, ये खाली पेज को रख लिया। एक छोटी सी चीज आपको बताता हूं, काफी लोगों को पता होगी, लेकिन जिनको नहीं पता उनको बता दिया जाए। चलो जिनको पता है वो देख लीजिए। जो डिग्री होता है, डिग्री और रेडियन में, मैं हिंदी मीडियम से था तो एक बार स्पेलिंग पे है ना, आप देख लेना। डिग्री एंड रेडियन में रिलेशन, इन दोनों में रिलेशन क्या होता है भैया? तो आप पूरी दुनिया जानते हैं 360 डिग्री 2 पाई के इक्वल होता है। पूरी दुनिया जानती है चीज, चौथी क्लास का बालक भी जानता है। अगर आप नहीं जानते तो दोस्त अब जान लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो 360 डिग्री होता है 2 पाई के बराबर होता है। तो 1 डिग्री कितना हो गया? क्या 2 पाई अपॉन 360 हो गया क्या? इसको मैं कट करके पाई अपॉन 180 डिग्री लिख सकता हूं क्या? तो आप सॉरी रेडियन, तो 1 डिग्री होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। जिसको पता है अच्छी बात है, नहीं पता है कैसे आया पता लग गया। चलो ठीक है भैया, हमें पता लग गया 1 डिग्री होता है पाई अपॉन 180 रेडियन। 1 डिग्री का मतलब क्या होता है? 1 घंटा होता है, 1 हावर होता है। हावर, 1 हावर मतलब 60 मिनट, 60 मिनट मतलब 3600 सेकेंड। ये ध्यान रखना, 1 डिग्री का मतलब होता है 1 घंटा है, 1 हावर, और 1 घंटा मतलब 60 मिनट 1 डिग्री का मतलब। चलो ठीक है, हमें इतना पता लग गया 1 डिग्री मतलब होता है पाई अपॉन 180 रेडियन एक तो, और दूसरी चीज 1 डिग्री बराबर 60 मिनट या 1 हावर। चलो भैया एक सवाल करा दो, नीट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, अक्टूबर में जो हुई थी, कि ये सवाल है, एक लल्लू पंजू सवाल है, आप सीधा फोड़ दोगे। पहले अप्रोच लगाना है। अब मैं क्या सिखाऊंगा, वैसे तो सभी पढ़ाते हैं, मेरे में अलग क्या है, मैं क्या सिखाऊंगा कि अप्रोच कैसे करते हैं क्वेश्चन को, वो बताऊंगा। तो पहले सबसे पहले सवाल को पढ़ना है। नीट 2020 का क्वेश्चन आप 4 नंबर देखना, यूं लगेगा क्या लल्लू 4 नंबर लेके गए यार। मेरे नीट 2020 में 170 मार्क्स थे, कि भैया क्या आपने 170 क्या ही ले लिया, ऐसे सवाल थे तो हम भी ले लेते, आप भी लोगे। अब चलो पढ़ते हैं। सवाल क्या है कि 1 मिनट, द एंगल ऑफ 1 मिनट ऑफ आर्क इज रेडियन इज नियरली इक्वल टू, मतलब बोल रहा है कि 1 मिनट को रेडियन में लिखना है तो क्या लिखोगे? तो अप्रोच लगाओ। मैंने क्या बताया था अप्रोच कैसे लगाना, कि 1 मिनट तो डिग्री, 1 मिनट और डिग्री का रिलेशन बताओ पहले तो क्या है। 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट मतलब 1/60 डिग्री, ठीक है। और 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है। इतना बस लगाना है आपको। लॉजिक क्या लगाना है कि मिनट दिया है, रेडियन में पूछा, तो पहले मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री से रेडियन बनाओ। 1 मिनट इक्वल टू क्या, सॉरी 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट बराबर 1/60 डिग्री, और 1 डिग्री बराबर पाई/180 रेडियन। ठीक है भैया, अब लगा देते हैं अपन। चलो भाई लगाते हैं, इसको हटा दो, क्या है अब लगा देते हैं। सबसे पहले क्या करना है हमें, वो 1 मिनट के बोले हुआ, अपन को पता है 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60 मिनट। मिनट को ऐसे लिखते हैं ना, ये जो है ना, ये मिनट के लिए होता है, ये डिग्री के लिए होता है। तो 1 मिनट इक्वल टू क्या, 1/60 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानते हैं 1 डिग्री इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियन होता है, ठीक है। तो ये कितना 1/60 है, तो क्या 1/60 क्या होता है, पाई अपॉन 180 इंटू 1/60 रेडियन। अब क्या करना है भाई, आंसर आ गया, सोल्व करो। पाई की वैल्यू 3.14 रखो, 18 इंटू 6, 18 इंटू 6, 10800। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। समझ में आया? बस अपन को वो लगाना है, अप्रोच किस तरह से करनी है। मिनट दिखी और रेडियन में पूछा, मिनट और रेडियन का क्या रिलेशन है, मिनट को डिग्री में कन्वर्ट करो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करो, खत्म। नीट 2020 में आप अगर दे रहे होते तो आपके 4 नंबर पक्के हो जाते। अच्छा चलो, ये क्या है, यूनिट और डायमेंशन की पहली बात तो जरूरत क्यों पड़ी। देखो यार, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जैसे मैं बोलूं आपको कोई कार 40 चली, तो 40 क्या चली। मैंने बोला दोस्त, मेरे दोस्त एक कार है, ये कोई कार, बचपन में यार ऐसी कार बनाते थे हम, कुछ गलत हो जाए तो माफ कर देना। ये यूं, ये हैंडल, ये सीट, ये कार है, ये 60 चली। 60 चली, क्या चली। अगर मैं बोलूं 60 मीटर चली, या 60 किलोमीटर चली, या 60 सेंटीमीटर चली, तब पता लगेगा ना। मैं बोलूंगा 60 चली तो उसका कोई सेंस ही नहीं है। तो इन चीजों का सेंस लाने के लिए, या यूं कह सकते हैं कि कोई भी चीज को डिफाइन करने के लिए यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। जब तक यूनिट नहीं है तब तक आप बता ही नहीं सकते ना 60 चली क्या चली। या कोई कार 2 घंटे तक चल रही है,
तो मैं बोलूं 2 चल रही है, कोई कार 2 चल रही है, अब क्या चल रही है, 2 मिनट चल रही है या 2 हार चल रही है या 2 डेज चल रही है, चल क्या रही है। तो इनको डिफाइन करने के लिए यूनिट्स की जरूरत पड़ी। पता लगा यूनिट्स की जरूरत क्यों पड़ी। अगर यूनिट नहीं होती तो आप क्या बताते कि कोई कार 60 जा रही है, 60 किलोमीटर बोलो ना भाई, 60 किलोमीटर जा रही है या 2 जा रही है, 2 क्या जा रही है, 2 घंटे से जा रही है, ऐसे बोलो ना। तो जब तक यूनिट्स नहीं होगी तब तक अपन डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे कि सामने वाला बोलना क्या चाह रहा है। तो चीजों को ईजी करने के लिए यूनिट्स की जरूरत पड़ी। चलो ठीक है भैया, आपने ये तो बता दिया हमें कि क्यों इनकी जरूरत पड़ी, लेकिन यूनिट और डायमेंशन में अंतर क्या है और क्या चीज है। जो यूनिट होता है ना दोस्त, वो स्पेसिफिक होता है कोई भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए। जैसे हमें समझ में नहीं आया आपकी बात, तो मतलब जो बोला वो तो सुन लिया कि कोई भी यूनिट स्पेसिफिक होती है फिजिकल क्वांटिटी के लिए, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया। इसका मतलब है जैसे एफ का क्या होता है, एफ इक्वल टू क्या 10 मान लो न्यूटन, तो ये न्यूटन है ना, ये फोर्स के लिए स्पेसिफिक है। न्यूटन फोर्स के अलावा आपको किसी की भी यूनिट नहीं मिलेगी। मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट फिक्स होती है, एक ही होती है, स्पेसिफिक होती है। जैसे मैं बोलूं वेलोसिटी की मीटर पर सेकंड होती है, तो ये इसी की होगी। जैसे मैं करंट की बोलूं एम्पियर होती है, तो ये दोस्त इसी की होगी। तो ये यूनिट्स क्या होती है, ये स्पेसिफिक होती है, स्पेसिफिक होती है टू ए पी क्यू लिख रहा हूं फिजिकल क्वांटिटी, स्पेसिफिक होती है फिजिकल क्वांटिटी। अगर स्पेसिफिक है, इसकी फिक्स है, तो 2 फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट सेम नहीं हो सकती। तो मैं लिख सकता हूं को 2 फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट नेवर सेम, नेवर सेम नहीं हो सकती। चलो यूनिट में समझ में आ गया क्या होती है, स्पेसिफिक होती है। जैसे बता दिया फोर्स की न्यूटन होती है तो उसी की होती है, किसी और की नहीं हो सकती वो। और जैसे करंट के एम्पियर होती है तो उसी की होती है। डायमेंशंस क्या होती है भैया, डायमेंशंस आप सब लोग जानते भी होंगे। डायमेंशन की पहले डेफिनेशन बताओ भैया, राइटिंग फिजिकल क्वांटिटीज इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। पहले इसकी डेफिनेशन लिख दूंगा, राइटिंग फिजिकल क्वांटिटीज इन द टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। डायमेंशंस क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म्स में लिखना ही डायमेंशन होती है। और ये क्या होती है, 2 या 2 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन सेम हो सकती है। तो 2 फिजिकल क्वांटिटीज की जो डायमेंशंस होती है वो सेम हो सकती है, सेम हो सकती है। जैसे बताओ भैया एग्जांपल दो, जैसे स्ट्रेन की अगर मैं बात करूं, आपको पता है स्ट्रेन डायमेंशन लेस होता है। वैसे अभी मैंने बोला आपको एंगल, सॉलिड एंगल, प्लेन एंगल, वो भी डायमेंशन लेस होते हैं, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। आया समझ में भाई, अब आधा दिमाग खुल जाए ना थोड़ा थोड़ा। यूनिट क्या होती है, स्पेसिफिक होती है, एक की यूनिट एक ही हो सकती है। डायमेंशन क्या होती है, स्पेसिफिक नहीं होती है, वो एक से ज्यादा की हो सकती है। अब काफी लोग यूं भी बोलते हैं वर्क की एनर्जी की भी सेम होती है, वर्क और एनर्जी की सेम ही होती है, लेकिन वो वर्क भी इनडायरेक्टली एनर्जी के फॉर्म में ही, वो बहुत आगे की फिजिक्स है, तो उसको छोड़ो, बस आप इतना ध्यान रखो। ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब सीबीएसई एआईपीएमटी, जो कि पहले बोलते थे कि एआईपीएमटी सीबीएसई जब कराता था तो बहुत हार्ड होती थी, बहुत ज्यादा हार्ड होती है। लेकिन यहाँ पे अगर आप इस क्लास में पढ़ रहे हो ना यार, मेरे साथ पढ़ रहे हो, तो कोई भी चीज हार्ड नहीं लगेगी, ये मेरा आपसे वादा है। चलो पढ़ लेते हैं। पहले क्या अप्रोच सिस्टम लगाना है, सबसे पहला सिस्टम अप्रोच सिस्टम। ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। द यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट। इसकी क्या यूनिट क्या होती है दोस्त? एप्सिलॉन नॉट का पहले फॉर्मूला बताओ। देखो कुलाम्स में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला फॉर्मूला है कुलाम्स लॉ। F बराबर K की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके जाओ, F को नीचे लेके जाओ, फाइंड कर लो। भैया एक बार निकाल के बता दो, दिमाग तो खुल गया, समझ में तो आ गया कैसे फाइंड करना है। चलो एक बार निकाल के दिखा दो। चलो भैया आपके लिए क्या कुछ नहीं करेंगे हम, हमें पता है जो कुलाम्स लॉ है, COULOMBS, कुलाम्स जो लॉ होता है वो हमें पता है भैया। F इक्वल्स टू K होता है, तो K की जगह मैं लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। 4 पाई क्या है, कांस्टेंट है, तो इसको हटा दो। एप्सिलॉन नॉट को इधर लेके जाओ, एप्सिलॉन नॉट को किधर ले गए अपन, ऊपर ले गए, और फोर्स को नीचे ले आए, 1/F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सबको पता है Q की यूनिट क्या होती है, कुलाम्ब होती है भैया। तो 2 Q है तो कुलाम्ब का स्क्वायर हो जाएगा क्या। चलो कुलाम्ब का बाप रे पेन का क्या हो गया, कुलाम्ब का स्क्वायर, C भी लिख रहा हूं ना, कुलाम्ब का स्क्वायर हो गया क्योंकि Q1 Q2 है। नीचे फोर्स की अभी हमने बात करी भैया, न्यूटन होता है, ठीक है। R क्या होता है, रेडियस की क्या होती है, मीटर होती है, तो R स्क्वायर है मतलब मीटर स्क्वायर। तो कहीं पे दोस्त आपको दिख रहा है क्या, कुलाम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, कुलाम्ब स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर C। तो आपके जो हार्ड होता था AIPMT 2004 में, उसमें भी आपके 4 नंबर आ गए, बहुत इजी तरीके से आ गए। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। 7 क्वेश्चन ले रहा हूं ना मैं, लास्ट में नहीं करेंगे अपन, आपको अगर चाहिए होंगे तो अलग से करने के लिए दे दूंगा मैं। 7 में PYQs जो भी इंपॉर्टेंट है सारे मैं यहीं पे ले रहा हूं। चलो भैया नेक्स्ट है द वैल्यू ऑफ प्लांक कांस्टेंट इन ऐसा यूनिट। प्लांक कांस्टेंट का भैया एच का हम सबको पता है, एच की क्या होती है 6.63 इंटू 10⁻³ -34 जूल सेकेंड। कहीं ना कहीं ऑप्शन दिख रहा है क्या, ऑप्शन नंबर D।
चलो सीबीएसई एआईपीएमटी 2002 का क्वेश्चन है ये भी हो गया हमसे, हमने सीबीएसई को फोड़ दिया है भैया। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब एक अच्छा सवाल हो जाए यार, दो वो लल्लू क्वेश्चन थे, मेरे को पता है इजी क्वेश्चन थे, आते भी वैसे ही हैं, लेकिन अगर ऐसा सवाल आ गया, क्योंकि नीट 2019 में आया है जो ये नेशनल एलिजिबिलिटी हुई थी उसमें, तो नीट उसमें आया है ये सवाल, तो इसमें क्या अलग है, मतलब अलग कुछ नहीं है, थोड़ा सा ट्विस्ट है, थोड़ा अच्छा सवाल है। द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी इज, अब इसमें अप्रोच लगाओ, थर्मल कंडक्टिविटी कहां आती है, पहले तो उसका फॉर्मूला याद करो। आपने अगर हीट चैप्टर पढ़ा है तो उसमें एक फॉर्मूला होता है dQ/dt इक्वल्स टू KA, याद है कुछ, याद करो, अप्रोच लगाओ, पहले वो फॉर्मूला इतना बोल दिया मैंने, अब आप याद रखो। चलो आप पॉज करके कर सकते हो, इसको मैं करवा देता हूं। dQ/dt इक्वल्स टू होता है KA डेल्टा T/L होता है। चलो अपन को क्या पूछा, ये थर्मल कंडक्टिविटी का मतलब K पूछा अपन को, K की क्या पूछी है, यूनिट पूछी है। dQ/dt की यूनिट क्या होता है, हीट बाय वो है ना टाइम, तो इसकी जूल पर सेकंड होती है, जिसको अपन वोट भी लिख सकते हैं, इसकी यूनिट होती है जूल पर सेकंड, जिसको अपन वोट भी लिख सकते हैं। ठीक है भैया, ये समझ में आ गया। तो K की क्या हो जाएगी, K इक्वल्स टू L/A डेल्टा T dQ/dt, ये लिख सकते हैं। K को इधर रखा, ये देखो K को यहां पे रखा, इसको ये A नीचे जाएगा, डेल्टा T नीचे जाएगा, L ऊपर जाएगा, तो L ऊपर आ गया, A डेल्टा T नीचे आएगा, dQ/dt। अब आपने अभी बताया भैया dQ/dt का तो फिक्स वोट होता है, तो वोट L क्या लेंथ, तो मीटर अपॉन नीचे क्या है एरिया, एरिया क्या होता है स्क्वायर होता है, तो मीटर स्क्वायर, ठीक है, और इंटू डेल्टा T। अभी आपने बोला था फंडामेंटल क्वांटिटीज में टेम्परेचर की ऐसा यूनिट क्या होती है, केल्विन होती है। डिग्री सेल्सियस नहीं लिखना दोस्त, केल्विन, इसमें कैसे डिग्री सेल्सियस ऑप्शंस में भी नहीं है, लेकिन दे सकता है वो कंफ्यूज करने के लिए। केल्विन, इसको सोल्व करोगे भैया तो वोट, मीटर एक ऊपर है दो नीचे है, इधर आएगा तो मीटर इनवर्स हो जाएगा, और केल्विन इनवर्स कहीं दिख रहा है क्या, वोट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स, मेरे को कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ऐसा, तो सी हो जाएगा क्या। इजी था अगर आपको फॉर्मूला पता हो तो, लेकिन फॉर्मूला तो आपको पता करना पड़ेगा, और फॉर्मूला तो अगर अपन साथ में कर रहे होंगे सारे चैप्टर्स तो मैं करवा ही दूंगा। तो dQ/dt इक्वल्स टू KA डेल्टा T/L से हो जाएगा। चलो अब इंपोर्टेंट कन्वर्जन्स, भैया ये क्या होता है, इसके बारे में तो आपने बताया नहीं हमें, चलो बता देते हैं। मैं साफ बोलता हूँ, सबको बोलता हूँ, जो मैंने अपने दोस्तों को भी पढ़ाया काफी को, और कहीं और जगह भी पढ़ाया है, पिछले साल भी यूट्यूब पे पढ़ाया था, मैं सबको बोलता हूँ भाई इसमें मेरे को एक चीज आती है, मेरे को कुछ आता ही नहीं है इसमें N2 इक्वल्स टू N है ना, N1 M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, और T1/T2 की पावर C। ये एक फॉर्मूला आता है और एक ही करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लो, वहां पे आपको सब चीजें मिलती रहेगी। तो N2 इक्वल्स टू N1 M1/M2 की पावर A, ये मेरे को एक फॉर्मूला आता है और कुछ नहीं आता। चलो भैया इसका यूज कैसे करते हैं अभी बता देते हैं। आपने ये सवाल तो खूब जगह देखा ही होगा, PYQ भी है कि कोई भी 5 न्यूटन 10 न्यूटन 20 न्यूटन 50 न्यूटन को CGS में चेंज करो, न्यूटन को CGS में चेंज करो। तो दोस्त हम सबसे पहले क्या इसको देखते हैं, क्या दिमाग में आना चाहिए अप्रोच कि न्यूटन है यूनिट, जो न्यूटन है, न्यूटन कहेंगे होती है फोर्स की, तो इसको देखते हैं दिमाग में फोर्स आ जाना चाहिए, ठीक है, फोर्स की। अब डायमेंशंस कैसे निकालते हो, थोड़ा सा 5-7 मिनट वेट कीजिए, आगे बताऊंगा। अभी के लिए बस ध्यान रख लो, F इक्वल्स टू जैसे ma होता है तो m1 a की होती है L1T-2, तो फोर्स की डायमेंशन हो गई m1 L1T-2। जिसको आता है अच्छी बात है, नहीं आता है वो मैं सिखा दूंगा, चिंता मत करो, 5-10 मिनट रुक जाओ। चलो ठीक है, ये फोर्स हो गया। अब इसमें सबसे पहले अपन ने न्यूटन देख के फोर्स लिख दिया, अब क्या करना है, इधर लिख दो SI, इधर लिख लो CGS। अब m1 जो है SI में मास काई में मेजर करते हैं अपन, सबको पता है kg में, L1 लेंथ काई में मीटर करते हैं, मेजर करते हैं मीटर में, और T1 टाइम काई में मेजर करते हैं सेकंड में। तो ये एक एक लिख देता हूं मैं, ठीक है। और m2 CGS में मास काई में मेजर करते हैं ग्राम में, लेंथ काई में मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, और टाइम सेम एज सेकंड में T2। ठीक है भैया, अब वो बताओ फॉर्मूला कैसे काम आया, कैसे कन्वर्ट करना है। कन्वर्जन का फॉर्मूला वही है, उससे हर चीज हो जाएगी। अब कन्वर्ट 5 न्यूटन इनटू CGS है, तो अपना फॉर्मूला लगाओ, N2 जो अपन को पता करना है CGS यूनिट में 5 न्यूटन कितना होगा, N2 इक्वल्स टू N1, अपना फॉर्मूला लगा दो, पहले लिख लो, M1/M2 की पावर A, L1/L2 की पावर B, और T1/T2 की पावर C। ठीक है भैया, हमने लिख लिया आपके कहने पे। तो N2 तो अपन को पता करना है, N1 कितना 5 दे रखा है। चलो ठीक है, M1 क्या है, जो मास है N1 में, जो N1 है उसमें जो मास है वो M1, L1 क्या है, जो लेंथ है N1 में वो, और T1 क्या है, जो टाइम है N1 में वो, और M2 क्या है, जो मास है N2 में वो, L2 क्या है, जो लेंथ है N2 में वो, और T2 क्या है, जो टाइम है N2 में वो। तो M1 मतलब मास इन N1, N1 में मास कितना है 1 kg, तो 1 kg को क्या मैं 10⁻³ ग्राम लिख सकता हूं क्या,
1 kg, लेकिन जगह कम है इसलिए मैं सीधा एक स्टेप आगे कर रहा हूँ। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 1000 को क्या होता है? 10⁻³ ग्राम लिख सकता हूँ अपॉन 1 ग्राम। ठीक है। 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, तो क्या 10 इसकी पावर a। 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर लिख सकता हूं, तो क्या 10⁻²। 100 सेंटीमीटर को 10⁻² अपॉन 1, ये सेंटीमीटर में हो गया, इसकी पावर b, और टाइम तो दोनों में एक एक है, इसकी पावर c। अब ये a, b और c क्या है? तो दोस्त ये जो मैंने यहां पे निकाला है वो काम आएगा। अब जो m की पावर है वो है a, आप देखोगे m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। तो यहां से यहां पे अपन कन्वर्ट कर देंगे। m की पावर मतलब a हो गया 1, b हो गया 1 और t हो गया -2। तो दोस्त जगह कम है, जगह कम है, हाँ जगह कम ही है, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं यहां से n2 = 5, 10⁻³ है और a कितना है? 1 है, तो कोई चेंज नहीं होगा, तो इंटू 10⁻³ इंटू b कितना है? पावर 1 है, b भी देखो ये रहा b 1 है, तो यहां भी 1, तो ये भी 1 से कट जाएगा, तो 10⁻², और ये तो 1 है तो -2 होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 5 × 10⁻³ × 10⁻², तो इसको मैं क्या 5 × 10⁻5 लिख सकता हूं, और ये आ गया डाइन में, यही आपका आंसर है। चलो भैया एक और पेज ऐड करके हमें थोड़ा और समझा दो। आपने पढ़ा होगा 1 न्यूटन = 10⁵ डाइन, ये MKS में होता है, ये CGS में होता है। अब समझ में आ गया कैसे हुआ ये? आपने दिया था 5 न्यूटन और आंसर आया 5 × 10⁵, तो मतलब 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन कैसे लिखते हैं समझ में आया? सीधा एक फॉर्मूला से। अब एक सवाल आपके लिए दे रहा हूं मैं, ये काफी इजी सवाल है, काफी इजी सवाल है, पॉज करना कर लेना, अगर नहीं आया तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। इसको अच्छी तरह अप्रोच करना, सेम क्वेश्चन है, बस आपको M1 M2 T1 T2 लगाना है। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं है, वैसे ये 1994 का है तो अभी ऐसे के सवाल आते भी नहीं है, लेकिन आए तो भी अपन फोड़ देंगे। अब बात करें डायमेंशंस। डायमेंशंस कैसे निकालते हैं भैया? हमें तो पता ही नहीं, हमें नहीं पता भैया, हमसे हो ही नहीं कभी, हम खूब कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो एक चीज बता देता हूं, जो भी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है, जो भी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है, अगर मुझे 50 नहीं 30 कमेंट भी दिख गए, 30 कमेंट्स दिख गए इंपॉर्टेंट डायमेंशंस के, तो मैं जितने भी इंपॉर्टेंट डायमेंशंस है सारी टेलीग्राम पे अलग से प्रोवाइड कर दूंगा, आप वो याद कर लेना, उसके अलावा कहीं से सवाल नहीं आएगा। और वैसे इसमें भी अपन आगे इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ही पढ़ेंगे, लेकिन सारी एक जगह अगर आपको चाहिए एक पेज में, तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूंगा, लेकिन 30 कमेंट मेरे को डायमेंशंस के चाहिए। चलो ठीक है भैया, वैसे भैया तो ऐसे हैं, अगर 30 नहीं करोगे तो भी दे देंगे, लेकिन अगर आप चाहते हो भैया कोई मोटिवेशन मिले तो आप 30 कमेंट कर देना। चलो अब हम डायमेंशंस पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा। डायमेंशंस होती क्या? अभी आपने भैया पहले बताया था कि फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में लिखने को ही डायमेंशंस कहते हैं। जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में लिखने को ही डायमेंशंस कहते हैं। चलो ठीक है भैया, अब बताओ कैसे? जैसे मास है, मास की क्या होती है? मास को तो m ही लिखेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम में लेंथ में मेजर करते हैं, तो L/T। L/T, यार राइटिंग थोड़ी गंदी है तो मैनेज कर लेना ना, LT-1 लिख सकता हूँ क्या इसको? बहुत ज्यादा गंदी आ रही है राइटिंग, तो कोई नहीं, कर लो इतना तो मैनेज, ठीक है। अब एक्सीलरेशन A, उसका क्या होता है? एक्सीलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, V/T। तो V की अभी अपन ने निकाली है LT-1 अपॉन T, तो इसकी क्या हो जाएगी? LT-2। छिप गया क्या? हाँ छिप गया क्या? LT-2 हो जाएगी। अब अपन फोर्स की निकालते हैं, F = ma। m तो m है, a एक्सीलरेशन की अभी निकाली है LT-2। तो अब समझ में आया फोर्स की वहां पे m LT-2 क्यों लिखा था? m1 L1T-2। अब समझ में आया क्यों लिखा था? क्योंकि a की क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब LT-2 वेलोसिटी क्या होती है? L/T LT-1। ठीक है। अब भैया और बता दो, प्रेशर की बता दो, F/A। ठीक है, F की अभी अपन ने निकाली है m LT-2 अपॉन a क्या होता है? लेंथ का स्क्वायर, मतलब L2। 2 ऊपर जाएगा, 1 ऊपर है तो -1 हो जाएगा L, तो m1 L-1 T-2। दोस्त अगर तू ध्यान से देखोगे तो जो स्ट्रेन होता है वो भी तो यही होता है, F/A। तो इसकी भी क्या सेम आ जाएगी क्या? m1 L-1 T-2, इसकी भी सेम आ जाएगी। तो ऐसे निकालते डायमेंशंस, और इंपॉर्टेंट डायमेंशंस मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूंगा। तो कैसे निकालते डायमेंशन वो पता लगा। अब कुछ भी, मतलब कोई भी आपको दे दे, निकाल लोगे आप। अब बात करते हैं स्ट्रेस की, सॉरी स्ट्रेन लिख दिया क्या यहाँ पे? स्ट्रेन नहीं, स्ट्रेस। तो ये एक बार, ये सबसे इजी है, नीट 2020 का सवाल है। स्ट्रेस के डायमेंशंस आप इजीली निकाल सकते हैं। स्ट्रेस क्या होता है हम सबको पता है। स्ट्रेस क्या होता है? F/A होता है। F क्या होता है? अभी हमने देखा m1 L1 T-2, क्योंकि F क्या होता है? m तो m हो गया, a का क्या होता है? L1 T-2। चलो ठीक है, अपॉन L2, तो ये क्या हो जाएगा? m1 L-1 T-2।
अप्रोच क्या करना, इसमें तो कुछ अप्रोच सिस्टम लगाना नहीं, स्ट्रेस की याद रहेगी आपको क्योंकि मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा आपको, और वैसे आनी भी चाहिए, निकालनी भी। चलो ठीक है भैया। डायमेंशंस ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर हाफ, मतलब ये बोल रहा है इसकी डायमेंशन बताओ, है ना, इसकी डायमेंशंस पूछिए इसने, तो ये कैसे बताओगे। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ये कहां आता है, वीडियो पॉज करके कर लो, मैं आगे बता देता हूं आपको। अच्छा है ही नहीं जगह। सी इक्वल्स टू, क्या आपने सुना है क्या, कहीं देखा है क्या, कहीं तो सुना होगा, देखा होगा, सी इक्वल्स टू 1/रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो क्या मैं रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट को 1/c लिख सकता हूं क्या। सी क्या होता है, लाइट ऑफ स्पीड, तो है तो स्पीड ही ना, मतलब वेलोसिटी है। वेलोसिटी क्या होती है, अभी अपन ने देखा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब एल अपॉन टी, तो एल टी माइनस वन, तो क्या ये एल टी माइनस वन होगा क्या, तो म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट की क्या हो गई, एल माइनस वन टी, ये हो जाएगी क्या। ये सीबीएसई आईपीएमटी 2012 का सवाल है यार, ऐसे ही सवाल आते हैं, ऐसे ही मार्क्स लेने। ये देखो क्या लल्लू पंजू, नीट 2020 का, आप फोड़ोगे कि नहीं फोड़ोगे ये बताओ, आप कर दोगे कि नहीं कर दोगे ये बताओ, तो बोलो हाँ कि ना यार, नीचे लिख दो कमेंट में हाँ कि ना। अगर वीडियो पसंद आ रही है ना तो यार इसको शेयर कर दो यार प्लीज यार, ये रिक्वेस्ट है, आप जितने भी ग्रुप्स में, क्योंकि आप कर सकते हो लेकिन करते नहीं हो आप लोग, ना लाइक करते ना कमेंट। मेरे को आपसे कुछ नहीं चाहिए, आपके बस 10 सेकंड चाहिए, लाइक कमेंट और शेयर, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, आपको पता है ये सारा एक जगह लाना कि इस साल में ये सवाल आया, इस जगह पहले टॉपिक फिर सवाल, फिर टॉपिक फिर सवाल, फिर इसको इजी तरीके से कैसे बनाया जाए, पहले इजी सवाल फिर और अच्छे लेवल के, फिर और अच्छे लेवल के, तो इसमें मेहनत तो लगी होगी, आपको भी पता है, तो इसलिए आप ये कर दोगे, मेरे को पता है। हाँ भैया अब बताओ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये हमारे जो भी कोचिंग में सवाल होता, मतलब पेपर होता है उसमें आता है, ये 2 बार आ भी चुका ऑलरेडी, 2004 और 1992 में 2 बार आ गया। ये कोचिंग्स में काफी, मतलब कोचिंग वालों को तो फेवरेट सवाल है, कोई भी ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ रहे होंगे फेवरेट सवाल होता है, मतलब हर 30 से 14 टेस्ट में तो इसको दे ही देंगे। अब इसको कैसे निकालेंगे, अप्रोच लगाओ पहले, अप्रोच सिस्टम। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहां आता है, ये ग्रेविटेशनल वाले चैप्टर में आता है भैया, उसमें कौन सा पहला फॉर्मूला है, क्या ये पता है क्या, F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये पता है भैया, और आपको यही तो पूछा है इसने, तो क्या F इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 इक्वल्स टू G लिख सकता हूं क्या। अगर ये लिख सकता हूं, ये आप भी लिख सकते हो, तो आपका आंसर आ गया ना। क्या डायमेंशंस पूछिए उसने, अब F की क्या होता है, F इक्वल्स टू ma m1 l1 t माइनस 2, F तो रट गया होगा अब तक, m1 l1 t माइनस 2, r स्क्वायर मतलब लेंथ का स्क्वायर, तो l2 अपॉन m1 m2 मतलब m का स्क्वायर m2, नीचे m2 है ऊपर m1 है, तो ऊपर क्या आ जाएगा, m का -1 हो जाएगा, ठीक है, एक l1 इधर है, दो l इधर है, तो l3 हो जाएगा और t माइनस 2, तो m-1 l3 t माइनस 2 क्या हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन हो गया। तो ये याद ही रहना चाहिए, कैसे निकालते हैं पता है, लेकिन एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए। दोस्त मेरा फिजिक्स का पेपर मेरे को लगता है 35 मिनट्स के अप्रोक्स में हो गया था, और उसमें मेरे 43 क्वेश्चंस करेक्ट थे, 2 गलत थे, एक कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से था, मतलब कैलकुलेशन में थोड़ी जल्दीबाजी हो गई मैं जानता हूं, लेकिन वो शायद, मतलब कई बार होता है ना 2 इंटू 5 अपन 5 कर ही देते हैं, 2 इंटू 5 6 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, लेकिन कभी कभी अपन 5 कर ही देते हैं, तो वो वाली मिस्टेक हो गई थी। तो ये कब होगा, जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे। तो अब मेरे को कोई पूछे फोर्स का बताओ, तो मैं एम ए से नहीं निकालूंगा, मेरे को पता है m1 l1 t माइनस 2। कोई पूछे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, मेरे को पता है कैसे निकाला जाता है, लेकिन एग्जाम में टाइम सेव करने के लिए मेरे को पता है m-1 l3 t माइनस 2, तो ऐसे याद होना चाहिए। चलो अभी तो ये याद हो गया होगा आपको। अब डायमेंशन, इफ द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी आर गिवन बाई एम ए, ये पावर है ना, m की पावर a, l की पावर b, t की पावर c, देन द फिजिकल क्वांटिटी विल बी। अब इसमें पूछ ले कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। AIPMT 2009 का क्वेश्चन है, उस टाइम पे कट ऑफ जाती थी जनरल की 480, 470, 450, ये कट ऑफ जाती थी जनरल वगैरह की, तो उस टाइम का ये सवाल है। अब देखते हैं भैया हम कर पाते कि नहीं। लास्ट ऑप्शन से चलते हैं, फोर्स की। फोर्स की भैया आपने अभी के अभी 10 बार हमको बता दिया, भैया अभी के अभी आपको 10 बार हमको बता दिया फोर्स की क्या होती है, m1 l1 t माइनस 2। तो लेकिन इसमें m a क्या है, m की पावर है, b क्या है, l की पावर है, t क्या है, c क्या, तो इसने m की पावर 0 कर दी, लेकिन यहाँ पे तो m की पावर 1 है, मतलब ये तो गलत है, d तो नहीं हो सकता भैया। समझ में आया क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। एक्सीलरेशन, अरे भैया अभी तो आपने बताया a क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है, वेलोसिटी क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम होता है, तो एल टी माइनस 1 अपॉन टी, तो एल टी माइनस 2, मतलब इसमें m 0 होना चाहिए, लेकिन आप देखोगे इसमें a इक्वल्स टू 1 दे रखा है, मतलब m की पावर भी इसने दे रखी है, तो ये तो गलत हो गया। लेकिन अगर अपन इसको देखें तो ये a इक्वल्स टू 1 है, मतलब m1, b इक्वल्स टू 1 है, l1 और c इक्वल्स टू 2 है, तो ये फोर्स की डायमेंशन है, लेकिन लिख इसने एक्सीलरेशन रखा है, मतलब ये गलत हो गया। चलो ठीक है भैया। अब वेलोसिटी, वेलोसिटी अभी अभी आपने बताया वेलोसिटी क्या होती है, लेंथ अपॉन टाइम, तो एल टी माइनस 1, इसमें भी m 0 होना चाहिए, लेकिन इसने भी 0 नहीं किया है, तो मतलब ये भी गलत है। अब आंसर तो हमें पता लग गया ए ही करेक्ट है, लेकिन कैसे वो बताओ हमें। अब प्रेशर क्या होता है, प्रेशर दोस्त होता है
एफ अपॉन ए, ये पता है हमें, एफ बाई ए होता है फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर होता है। तो फोर्स क्या होता है, अभी अभी देखा m1 L1 T माइनस 2, ये तो ये रट गया होगा मेरे को लगता है फोर्स, तो m1 L1 T माइनस 2, और ए क्या होता है L2, 2 ऊपर जाएगा L का, एक ऊपर है नीचे 2 है तो -1 हो जाएगा, बाकी सेम रहेगा m1 L-1 T माइनस 2। तो क्या अपन देख ले, m1 सही है, A=1, L-1 B भी सही है, और C-2 ये भी सही है। तो आंसर क्या आ गया, ए आ गया। अब ये इनडायरेक्टली एक सवाल नहीं था, ये 4 सवाल थे, आपको 4 तरीके से मैंने समझा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे भैया ने लास्ट से क्यों स्टार्ट किया, लास्ट से इसलिए स्टार्ट किया था ताकि आपको बाकी 3 ऑप्शंस भी समझ में आ जाए। मैं चाहता तो पहला करवा के आगे बढ़ जाता, लेकिन 3 ऑप्शंस गलत क्यों है वो भी आपको समझ में आना चाहिए, तभी तो मजा आएगा ना यार, तभी तो मजा आ जाएगा। चलो ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, इसको हमने भैया सुना है काफी बार, ये आता भी है। ये क्या है, अगर A = B है, इसका मतलब है कि इसकी यूनिट और इसकी यूनिट सेम होनी चाहिए। वो तो ऑब्वियस है ना, दो चीजें अगर इक्वल है, मतलब ये जो है वही ये है। इक्वल कब होती है, जब दोनों सेम होती है, तो ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात। अब जैसे A + B है, तो जो A की डायमेंशन है वो ही डायमेंशन B की होनी चाहिए, तभी हम प्लस कर सकते हैं। समझाओ भैया, जैसे मैं बोलूंगा 10 न्यूटन + 10 न्यूटन, तो अपन इसको लिख सकते हैं 20 न्यूटन, लेकिन मैं बोलूंगा 10 न्यूटन + 5 एम्पियर, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसका कोई सेंस है, इसका कोई सेंस ही नहीं है बात का। मतलब जिसकी डायमेंशन सेम नहीं हो सकती उसको अपन ऐड नहीं कर सकते यार। सब लोग आपको है ना ज्यादातर यही बताएंगे कि प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, A + B में A की डायमेंशन सेम, B की डायमेंशन सेम, ये बता। मैं बता रहा हूं क्यों नहीं होती। आप बोलोगे 5 कूलम्ब + 10 मीटर/सेकंड, इसको ऐड करो, हो ही नहीं सकता ना। लेकिन आप बोलोगे 6 कूलम्ब + 6 कूलम्ब को ऐड करो, तो आप लिख दोगे इसको इजीली 12 कूलम्ब। 5 एम्पियर + 5 एम्पियर को ऐड करो, आप लिख दोगे 10 एम्पियर। तो समझ में आया, समझ में आ रहा है आपको। तो इसी तरह आप वही क्वांटिटीज को ऐड कर सकते हो या सब्सट्रैक्ट भी। अभी इसमें ये भी आ सकता है A - B, इसमें भी A और B की सेम हो। माइनस भी कभी कर सकते हो, 10 न्यूटन - 5 न्यूटन कब कर सकते हो, जब दोनों की डायमेंशन सेम होगी। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी इनडायरेक्टली क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है कि A = B है, तो A और B की डायमेंशंस ऑफ A एंड B विल बी सेम। अगर A - B है तो भी सेम, A + B है तो भी सेम। समझ में आया, अब समझ में आया प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है। ठीक है भैया, इसके ऊपर एक सवाल हो जाए। सवाल है आपका CBSE AIPMT, शायद ये 2006 का, मतलब कुछ तो भी है 2012 या 6 ऐसा कुछ है, लेकिन CBSE AIPMT का सेम क्वेश्चन है। ये बोल रहा है कि V = 80 + B / T + C, ये एक आपके पास इक्वेशन है, ये एक आपके पास क्या है, इक्वेशन है। इसमें बोल रहा है V वेलोसिटी है, जो V है ये वेलोसिटी है, और T है वो टाइम है, और A, B और C क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो डायमेंशंस बताओ A और B और C की। इजीली बताने का भैया, सबसे पहले हमें दिखा T + C, आपने अभी अभी बोला है, भैया A + B है, मतलब जो A की डायमेंशन है वही B की डायमेंशन है। तो इसी तरह अगर T + C दिया है तो T की जो डायमेंशन है वही C की होगी, मतलब C की डायमेंशन क्या हो गई, T हो गई। चलो भैया, पहली चीज तो हमें समझ में आ गई। अब दूसरी चीज बताओ, दूसरी क्या है, ये 80। अभी आपने बोला है भैया V = 80, तो मतलब जो V की है वही 80 की होनी चाहिए। ठीक है, V की जो है वही 80 की होनी चाहिए, मतलब A की क्या हो जाएगी, V/T हो जाएगी। तो V की क्या होती है, अपन सबको होता है, अच्छा दिख नहीं रहा, क्या आपको दिख नहीं रहा होगा यहाँ पे। नेक्स्ट एक और पेज ले लेता हूँ ना। एक चीज बताता हूँ उससे पहले S = UT + ½ of AT²। इसमें क्या होगा, जो S की डायमेंशन होगी वही UT की डायमेंशन होगी, वही AT² की डायमेंशन होगी। इसका मतलब वही था ना, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या है, मतलब जो S की है वही UT की होगी और वही AT² की होगी। ठीक है भैया, ये हमें समझ में आ गया। चलो, अब आपने बोला अभी अभी कि जो 80 की डायमेंशन होगी वही V की होगी, रूल के हिसाब से तो ये होना चाहिए। तो क्या अपन को A की फाइंड करनी है, तो V/T हो जाएगा। V की हमें पता है LT - 1/T, तो क्या LT - 2 हो जाएगा क्या। चलो ठीक है भैया, A भी आ गया, तो A का लिख देता हूं मैं LT - 2। अब बात करते हैं अपन इसकी C की। तो जो V का होगा अगेन वही B/T + C का होगा, जो इस पूरे का होगा वही तो इसका होगा। ठीक है, चलो, तो B/T + C को मैं क्या लिख सकता हूं, V के बराबर लिख सकता हूं। ठीक है, अपन को क्या A का निकल गया, C का निकल गया, B का निकालना है। तो B = क्या हो गया, V का क्या है, LT - 1 है, और T + C। C का अपन को पता है T है, तो LT - 1 × T, तो T से T का कैंसिल हो जाएगा, तो B का क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। B का क्या हो जाएगा, नॉर्मल L हो जाएगा। तो ये B का क्या हो गया,
एल हो गया। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी किस तरह एग्जाम में आया हुआ है, समझ में आया? ये इससे आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मतलब जो इक्वल में है उनकी भी डायमेंशन सेम, जो प्लस में है उनकी भी सेम, जो माइनस में है उनकी भी सेम। अगर समझ में नहीं आया ना ये, तो थोड़ा सा 2 मिनट 3 मिनट रिवर्स कर लो और इसको अच्छी तरह समझ लो, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ओहो हो डायमेंशनल एनालिसिस, ये क्या लिखा हुआ है? डायमेंशनल एनालिसिस, चलो इसको, ये इंपॉर्टेंट है, लगभग हर साल एक छोड़ के ये सवाल आता है, काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपको अच्छे से करना है। इसमें मैं बोलता हूं डायमेंशनल एनालिसिस में 4 चीजें याद रखो। DFPE, भैया DFPE क्या है अभी समझ में आ जाएगा। कैसे करते हैं, जैसे एक सवाल है, ये सवाल लिखा हुआ है यहाँ पे, जो F है ये वाला सवाल, ये देखिए यहाँ पे जो F है वो डिपेंड कर रहा है G मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, T मतलब टाइम है, P मतलब मोमेंटम है, इन तीनों पे डिपेंड कर रहा है A, B और C की पावर से। तो बताना है कि F की डायमेंशंस वगैरह क्या होगी, वो अपन को डिफाइन करना है। तो कैसे करेंगे अपन इसको डिफाइन, ठीक है इसको भी हटा देते हैं ना। तो इसमें 4 स्टेप है। DFPE क्या होते हैं बता देता हूं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, D मतलब डिपेंडेंसी लिखनी है सबसे पहले। इसमें तो सीधा मैंने लिखा हुआ है, लेकिन सवाल ऐसा नहीं आएगा ना, सवाल थ्योरेटिकल आएगा कि फोर्स है वो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पे डिपेंड कर रहा है और मोमेंटम पे डिपेंड कर रहा है। तो सबसे पहले लिख दो फोर्स डिपेंड कर रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, टाइम और मोमेंटम, ठीक है लिख दिया। स्टेप नंबर 2 क्या है, स्टेप नंबर 2 क्या है, F मतलब इनको फंडामेंटल टर्म्स में लिखना है। ये जो फिजिकल क्वांटिटीज है इनको फंडामेंटल के टर्म्स में लिखना है, F का मतलब ये। तो F क्या, फोर्स का फंडामेंटल क्या होता है, ये तो मतलब रट गया होगा ना अब तक तो, M1 L1 T-2, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अभी अपन ने निकाला था, दोबारा भी निकाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, M-1 L3 T-2, लेकिन टाइम सेव करेंगे। कैसे निकाला अभी बताया था, चलो ठीक है भैया। M-1 L3 T-2 की पावर A, ठीक है, T की तो T होगा T की पावर B, और मोमेंटम क्या होता है M इंटू V, M V की क्या होता है L1 T-1, तो M1 L1 T-1 की पावर C, ठीक है। अब क्या करना है, P मतलब पावर्स जो है ना, A की पावर्स मतलब मास में जितनी भी पावर्स हो सारी एक जगह लिख दो, टाइम में जितनी भी पावर्स सारी एक जगह लिख दो, और मोमेंटम में जितनी भी पावर्स है सारी एक जगह लिख दो, ठीक है। तो M इसको सेम लिखना है, ये स्टेप नंबर 3 हो गया। M1 L1 T-2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब M की देखिए, M की यहां से दिखा देता हूं, ये A है ये -1 है, तो -A, इधर M कुछ नहीं है, इधर C है, इधर 1 है, तो +C, तो M क्या लिख सकता हूं मैं, M -A + C, ठीक है भैया ये समझ में आ गया। अब L की बात करते हैं, तो L कहां पे है, ये A है ये 3 है, तो 3A, यहां पे L नहीं है यहां पे है, तो C, तो 3A + C, तो L को लिख सकते हैं अपन 3A + C। अब T की बात करते हैं, T यहाँ पे कितना है -2A, यहाँ पे +B क्योंकि T की पावर 1 ही है यहाँ पे, और यहाँ पे -C, तो T को क्या लिख सकते हैं, T की पावर स्टार्टिंग -2A + B -C, ठीक है। अब E का मतलब क्या है, जितने भी पावर्स है इन सबको इक्वलाइज कर दो। मतलब प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या था, जो इधर है वही इधर है, मतलब M की पावर इधर क्या है 1, तो 1 किसके इक्वल हो जाएगी, M की पावर इधर क्या है -A + C, तो इसको C -A लिख सकता हूँ, -A + C को उल्टा लिख दो C -A, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। दूसरा क्या है, L की पावर इधर कितनी है 1, इधर कितनी है 3A + C, ये इक्वेशन नंबर 2। इधर क्या है -2 है, T की पावर इधर क्या है -2A + B -C, ये 3 इक्वेशन आ गई, 3 वेरिएबल है, आप आराम से इनको फाइंड आउट कर सकते हो। जो C का है वही, अगर इक्वेशन नंबर 1 से देखो जो C की है वही A की आएगी, बाकी 3 इक्वेशन है, इसको आराम से निकाल दो आप पॉज करके वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया ना, कॉन्सेप्ट समझ में आया। 4 स्टेप है डायमेंशनल एनालिसिस के भैया। सबसे पहले डिपेंडेंसी लिखनी है, क्वेश्चन को पढ़ के वो लिख देंगे, उसके बाद फंडामेंटल टर्म्स में लिख देंगे हम। तीसरा क्या, पावर्स को करना है कि M में सारी पावर्स एक जगह लिख दो, L की लिख दो, T की लिख दो, ये तीनों लिख देंगे। उसके बाद पावर्स को इक्वलाइज कर देंगे, M इधर 1 है तो इधर कितना है, इधर इधर, तो कर लेंगे। चलो नीट 2021 में अभी पिछले 1 साल पहले क्या क्वेश्चन आया था, इफ फोर्स F, ये रहा, if force F, acceleration A and time T chosen as a fundamental quantities। F होता नहीं है, F क्या डिराइव्ड क्वांटिटीज है, F क्या है, F = M है ना, तो ये कहीं और से डिराइव कर रहे हैं अपन, इसलिए डिराइव्ड क्वांटिटी है। लेकिन इसने सवाल में बोला कि ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसने बोला कि F है, A है और T है, तीनों फंडामेंटल क्वांटिटीज है, तो इनको एनर्जी के उसमें लिखिए। तो अपना अप्रोच क्या होनी चाहिए, सबसे पहले अप्रोच सिस्टम लगाएंगे हम, अप्रोच सिस्टम लगाएंगे। सुनील भैया के पास पढ़ रहे हैं तो हम अप्रोच सिस्टम लगाएंगे। सबसे पहले डिपेंडेंसी लिख देंगे, चलो ठीक है, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F की पावर A की पावर मतलब एसिलेशन है ना B, और T की पावर C, ठीक है। इस A में कंफ्यूजन मत होना, ये एसिलेशन है, ठीक है। दूसरा क्या था, F के बाद D के बाद F मतलब फंडामेंटल टर्म्स में एनर्जी क्या होती है दोस्त, एनर्जी अगर आप निकालो E = ½ mv² से निकाल लो, काइनेटिक एनर्जी तो होती है।
तो m1 v स्क्वायर क्या, v क्या होता है L1 t माइनस 1 होता है ना, लेकिन ये स्क्वायर है तो L2 t माइनस 2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा m1 L2 t माइनस 2, ये तो हो गई एनर्जी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब F का अपन को पता ही है m1 L1 t माइनस 2 की पावर a, एक्सीलरेशन का अपन को पता ही है L1 t माइनस 2 की पावर b, और t तो t होगा c। तीसरा क्या है, पावर्स को सही करना है, ये इसको तो ये तो सेम रहेगा तीसरे स्टेप में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m की पावर इधर a है, आगे कोई भी m नहीं है, ठीक है। अब L की पावर बात करते हैं, यहाँ पे कितना है a है, यहाँ पे कितना है b है, तीसरे में है नहीं, तो L की पावर a प्लस b, ठीक है। t की पावर बात करें, यहाँ पे -2 है, पहले में -2, दूसरे में -2b, तीसरे में c, तो t की पावर -2a -2b प्लस c। पावर को इक्वलाइज करना है, m की पावर यहाँ पे कितनी है 1 इक्वल्स टू a, इधर L की कितनी है 2 इक्वल्स टू a प्लस b, इधर t की कितनी है -2 इक्वल्स टू -2a प्लस -2b प्लस c। 4 स्टेप लगाने हैं, 3 इक्वेशन बन गई, 3 फाइंड करने हैं, इजीली निकल जाएगा। जैसे ये आंसर भी दे रखा है, देखो अपन ने सही किया है क्या देख लेते हैं। इस सबसे पहले इसने क्या किया है दोस्त, सबसे पहले इसने e इक्वल्स टू f की पावर a की पावर b, t की पावर c किया, अपन ने भी ऐसे किया। फिर फंडामेंटल टर्म्स में लिख दिया इनको, फिर इनको पावर के साथ मिला दिया, अपने भी ये आया था ना a प्लस b, हाँ सही है, अपना भी सही है, ठीक है। फिर इनको फाइंड आउट किया, तो ये लास्ट में डायमेंशन आ गई, बस आपको ये निकालना है। इंपॉर्टेंट क्या है कि आप अप्रोच सही लगा रहे हो कि नहीं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है भैया, आ गया ये समझ में। अब एक और सवाल है, ये आप भी कर सकते हो या फिर मैं बता देता हूं, करना आप ना, अप्रोच आप लगाना, कैसे लगाते हैं। इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड टाइम t आर चूजन एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज, द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन निकालना है आपको, S सरफेस टेंशन का फॉर्मूला पता होगा F/L, उससे निकाल लीजिए। S डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बोल रहा है E की पावर A, V की पावर B और T की पावर C। इसको अब इसकी डायमेंशन लिख दो F/L से निकाल के, सॉरी उससे निकाल लेना, और इसका पता ही है, एनर्जी की अभी बताई है मैंने, m1 L2 t माइनस 2, v की अपन को वेलोसिटी की पता ही है LT माइनस 1, और t की पता ही है, तो ये इजीली अपन फाइंड कर लेंगे। सरफेस फोर्स अपॉन लेंथ से ये आ गई। सबसे पहले इसने सरफेस टेंशन की निकाली है, वही किया है। उसके बाद एनर्जी के अपन को पता ही है m1 L2 t माइनस 2, वेलोसिटी की पता ही है LT माइनस t, तो t होता ही है, तो इसने वही किया है। सबसे पहले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कर दिया, फिर ये कर दिया, फिर पावर्स को इक्वलाइज कर दिया, फिर निकाल लिया, तो इस तरह आंसर आ गया। ऐसे ही सवाल आते हैं और ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू थे टॉपिक से रिलेटेड सारे करवा दिए हैं। अब आपको कोई भी इंपॉर्टेंट मतलब कोई भी चाहिए हो ना कि भैया हमें ये चैप्टर कराओ, तो मैं वो करा दूंगा, लेकिन मेरा टारगेट है दोस्त 1 के लाइक्स। शेयर करो जितने भी ग्रुप्स में, आप मेरे को पता अगर आप चाहोगे तो क्या नहीं हो सकता यार, शेयर करो जितने भी ग्रुप्स में, बाकी मैं करूंगा ही, ऐसा कुछ नहीं मैं रोक दूंगा काम अगर आपने नहीं किया, लेकिन जितना शेयर कर सकते हो करो, क्योंकि आपको पता है इसमें मेहनत कितनी लगी होगी, पहले से पूरी PDF बनाना वगैरह करना, तो काफी मेहनत लगी है। तो आप बस 10 सेकंड का टाइम निकालिए, लाइक करो, कमेंट, कुछ कमी लगी है तो वो बताओ भैया, धीरे पढ़ा रहे हो या तेज पढ़ा रहे हो या सही पढ़ा रहे हो, वो भी लिख सकते हो। और क्या चाहिए, क्या कमी रह गई, अगर 30 कमेंट आए तो मैं ऑब्वियसली वो भेज ही दूंगा, इंपॉर्टेंट डायमेंशन जितने भी है जहां से सवाल आते हैं। तो ये सारी चीजें हो गई है। आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, फैला दो वीडियो को जितना फैला सकते हो, कि हम आ गए हैं यार, अब नीट फोड़ के जाएंगे, अब फोड़ के जाएंगे। तो ये हो गया है, अच्छी तरह करना है यार, फोड़ना है अब की बार नीट को ना, इससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता कहीं से आएगा। एरर्स जो है अपन अगली क्लास में कर लेंगे। थैंक यू सो मच।